Hello students, today we'll start a new topic from third unit magnetic effects of current and magnetism and from first chapter of third unit magnetic field due to current and our today's topic is Biot-Savart's law and its another name is Laplace law. So Biot-Savart's law पढ़ेंगे. Laplace law इसको जनरली बहुत कम यूज करते हैं लेकिन कभी नेम चेंज करके पूछा जा सकता है इसलिए नाम याद रखेंगे Laplace law. है क्या बायोट-सावर्ट लॉ? एक साइंटिस्ट था जिसने ये कैलकुलेट करने की कोशिश की. हमें ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में या कोई करंट के सराउंडिंग में ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी उस स्ट्रेंथ को मेजर करने का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं था. दैट मीन्स हम ये कहें कि इस वायर से इतनी दूर जाएंगे तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे इतनी, कोई मैग्नेट के पास में कितनी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होंगी, तो उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक हमें फॉर्मूला रिक्वायरमेंट था जो हमें किसने प्रोवाइड किया? बायोट-सावर्ट्स ने. इसलिए यहाँ पे बायोट-सावर्ट्स लॉ है, ये मेजर करता है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट है. यानी ये फॉर्मूला जो है वो करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, और करंट का भी आप पूरा पोर्शन नहीं ले सकते. कितना पोर्शन लेंगे? स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल पोर्शन, यानी छोटा सा हिस्सा लेंगे. अब हमें बहुत अच्छी टेक्निक आती है, अगर हम स्मॉल पॉइंट से कोई चीज कैलकुलेट कर देते हैं तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को बाद में क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हमें क्या पता लग जाता है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड. तो ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? स्मॉल एलिमेंट्स के लिए, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए. स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे कितनी वैल्यू है, और स्मॉल एलिमेंट के लिए देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला कहा. इसने सपोज करते हैं एक वायर है, एक वायर है, कोई भी इरेगुलर शेप का कैसा भी वायर कहीं पे भी हो सकता है. ये एक वायर था, इसमें कुछ करंट जा रहा है, आई करंट. वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है आई. एक पॉइंट दिया हमें इस वायर से, और ये पॉइंट हमें दिया गया पी पॉइंट, और कहा गया इस वायर से करंट है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस वायर से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ. फिर हमें ध्यान आया कि कैलकुलेट करने के लिए तो बायोट-सावर्ट्स है, तो बायोट-सावर्ट्स अगर अप्लाई करेंगे तो कैसा एलिमेंट होना चाहिए? छोटा सा एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट. क्या बोला जाता है? बेसिकली करंट एलिमेंट. तो इस करंट का एक छोटा सा पोर्शन लिया मैंने, एक स्मॉल सा पोर्शन. बोर्ड पे आपको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं, अदरवाइज एक स्मॉल सा पोर्शन हम लेते हैं. इस वायर के ऊपर एक छोटा सा कट लिया, पूरा वायर की वजह से नहीं कैलकुलेट कर रहे, हम इस स्मॉल पोर्शन की तरफ थ्रो कर रहे हैं, और इस स्मॉल पोर्शन की जो लेंथ होती है वो कितनी है? dl. अब लेंथ को हमें यहाँ पे वेक्टर कंसिडर करना है, तो वेक्टर कैसे करें? लेंथ तो किसी भी साइड में हो सकती थी, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा वही डायरेक्शन आपको लेनी. यहाँ पे एक स्मॉल पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट क्या होगा? डायरेक्शन होगा, और इसके साथ आई लगा देते हैं और इसकी डायरेक्शन. तो इसको बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में इस छोटी सी लेंथ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब वही क्या बन जाएगा? करंट एलिमेंट. और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे करंट एलिमेंट हमें पता चला. इस करंट एलिमेंट से, इस छोटे से पोर्शन से, ये जो पी पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस पे है? तो इसका भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर रहा होगा, आर वेक्टर. तो इसका मतलब इस एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो भी तो पता होना चाहिए कितनी डिस्टेंस पे. अगर ये ज्यादा दूर होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, नजदीक होगा तो ज्यादा. इसका मतलब इसके डायरेक्शंस को बताने के लिए आर वेक्टर है. अब दो वेक्टर हो गए यहाँ से, और दो वेक्टर को अगर देखा जाए तो एक करंट एलिमेंट है और एक पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट कर रहा है. तो दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल जो होगा इसको हम एंगल को बोलते हैं थीटा. हमेशा किस किस के बीच में लेना है? करंट एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ की टेंजेंट, और पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है. ये हमें इस पॉइंट पे था. तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स एक्सपेरिमेंट, कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इन्होंने स्टडी की. अब एलिमेंट छोटा है, कंप्लीट वायर नहीं था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड.
इसलिए बी नहीं लिख रहे, इसको क्या लिख रहे हैं, डीपी, दैट मीन स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई मतलब करंट। इस वायर में जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे हमारे घरों में भी करंट आता है, हम उसके पास में अगर वायर के पास में जो रबर बैंड लगा होता है इंसुलेशन के साथ में, अगर वहां पे महसूस करें तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होंगी क्योंकि करंट कम था। और एक कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, हाई पावर लाइंस होती है, उसके नीचे से हमारी बस या कार या पैदल चलते हैं तो हमें कुछ साउंड सुनाई देती है, हमिंग साउंड, बीप किसी साउंड कुछ सुनाई देती है। इसका मतलब करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पे कम करंट होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, dB इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। अगर मैं इस एलिमेंट को बड़ा लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और छोटा लेंगे तो और कम होगी, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। वैसे कुछ बुक में इन दोनों को कंबाइन भी कर रखा है, जितना छोटा एलिमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम, जितना बड़ा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो कंबाइन भी कर सकते हैं। आइडियल dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। नेक्स्ट पॉइंट इसने ऑब्जर्व किया, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। अब इस पॉइंट को हम अगर इस एलिमेंट से यहाँ पे रखते तो एंगल जो था वो कम बनता, क्योंकि हमें डायरेक्शन किसके थ्रू लेनी है, टेंजेंट एट डीएल लेंथ और पी पॉइंट। ये पी पॉइंट जितना इसके परपेंडिकुलर आएगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आता है, दैट मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये पी पॉइंट है, जब हमने यहाँ पे मेजर किया तो मान लेते हैं कुछ वैल्यू आई मैग्नेटिक फील्ड की, जब मैंने इस डिस्टेंस को जस्ट डबल कर दिया, बाकी सब एंगल वगैरह करंट सब कुछ सेम रखा, इस डिस्टेंस को जस्ट डबल कर दिया और फिर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं तो वो 1/4 टाइम कम आती है, हाफ नहीं होती, 1/4 टाइम, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी। तो यहाँ पे ये 4 फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू बायर्ड-सावर्ट्स लॉ। सो कंबाइनिंग दिस, और हमने इन चारों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, सभी को कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, dB इज इक्वल टू k I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। अब हमारे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई कि k क्या है, तो इस k के बारे में स्टडी करते हैं पहले। जैसे फोर्स में भी आया था, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो वहां पे भी आया था k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे भी k डिपेंड्स ऑन, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट फैक्टर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज कर रहे हैं और ऐसा ही सिस्टम यूज करते हैं यहाँ पे कि करंट है वो एम्पियर में, लेंथ है वो मीटर में, थीटा है वो रेडियन के टर्म्स में, तो ऐसा ही सिस्टम हो जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम में अगर यूज करेंगे तो k की वैल्यू जो आती है वो आती है 10⁻⁷। और वहां पे अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या डिस्कस की थी हमने, टेस्ला। 1 मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, टेस्ला, ये मीटर उधर जाएगा, मीटर मल्टीप्लाई में टेस्ला मीटर, और करंट डिवाइड में आएगा तो एम्पियर इनवर्स। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में इस k की वैल्यू, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स में हम यूज करते थे 9 × 10⁹, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में ये चीज एक्सपेरिमेंटली मेजर होगी, तो सभी जगह आपको याद रखना है कि वैल्यू कितनी पुट करनी है, 10⁻⁷ यूज करना है। तो ये टर्म्स थी, ठीक है। बाकी सीजीएस सिस्टम आता है तो उसमें और इंटरेस्टिंग है, सीजीएस में कितना आएगा, k इज इक्वल टू 1 आता है, बट वहां पे आपको सारी चीजें फिर सीजीएस सिस्टम में चाहिए। दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है कि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम, कि अगर आप मीडियम चेंज कर देंगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं ये कहूँ कि इस एलिमेंट और इस पॉइंट P के बीच में यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे क्या है, वाटर फिल कर दिया हमने, या कोई ग्लास स्लैब रख दी, या आपके पास में कोई और गैस हमने फिलअप कर दी,
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका मतलब मीडियम चेंज करेंगे तो के चेंज होगा, और के चेंज होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। दैट मीन्स ये भी चेंज होता है मीडियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे के इज इक्वल टू आपको कितना लिखना है, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई। के की जगह वहां पे हम कितना लिखते थे इलेक्ट्रिक में, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये म्यू नोट है मैग्नेटिक फील्ड, वो एप्सिलॉन नोट था इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। वो डिनोमिनेटर में था एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट के रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नोट ऊपर आ जाएगा। तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई। अभी हमने देखा के एसआई सिस्टम में कितना था, 10⁻⁻⁷। तो यहाँ पे अगर म्यू नोट की वैल्यू देखी जाए तो म्यू नोट कितना लिखोगे हमेशा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि के को लिखते हैं हम 10⁻⁷। 4 पाई मल्टीप्लाई में जाता है कितना हो जाता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये टर्म्स होती म्यू नोट। अब ये म्यू नोट क्या है, वैसे ही सेम टर्म्स जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। क्या था वहां पे, कोई मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने दे रहा है, उस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए वहां पे क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहां पे इस म्यू नोट का नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम। तो म्यू नोट जो नोट लग गया, इसका मतलब ये कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एयर की बात कर रहा होगा, वैक्यूम की बात कर रहा होगा, या फ्री स्पेस की बात कर रहा होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स्ड 4 पाई इंटू 10⁻⁷, सेम टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। वैसे ही यहाँ पे भी है, जो प्रीवियस केस में था, कोई भी मीडियम के लिए वहां पे हम म्यू आर लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और इसकी वैल्यू भी वही सेम है, म्यू अपॉन में म्यू नोट। और यहाँ पे म्यू अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की अगर बात की जाए तो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी कितनी होगी, म्यू होगी वहां पे। और म्यू आर क्या होता है, दोनों का रिलेटिव, और रिलेटिव कितना होगा, म्यू आर। जैसे वहां पे एप्सिलॉन आर आप लिखते थे मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे परमेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ उसमें और इसमें डिफरेंस नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है किसी भी मीडियम की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। यहाँ पे यही चलेंगे दो कॉन्स्टेंट, इसके अलावा यूज नहीं होते। यहाँ पे इसको लिखते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता तो वहां पे लिखते 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी सिमिलर है दोनों में से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किसी मीडियम के थ्रू क्रॉस कितना हो रहा है वो चेक करता था, मेजर करता था। ये मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ पास हो रही है थ्रू एनी मीडियम, ये वो मेजर करता है। तो यहाँ पे ये टर्म्स थी, ये हमें पता चल गया। इस वैल्यू को सिर्फ पुट करना है। सो डीपी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो, के की जगह कितना लिख सकते हैं, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आपने सिर्फ इस के कांस्टेंट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया। जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 10⁻⁷ की टर्म्स में। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना था, तो आइडियल डीएल तो आपने फिक्स कर दिया था कि डीएल की जो लेंथ होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे ये ठीक था, लेकिन इसके साथ में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया। बट डी बी यहाँ पे अगर लिखें तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये वेक्टर की टर्म्स थी। यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वेक्टर अपॉन में से मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को आप एरो मार्क करके दो मॉडुलस साइन भी यूज कर सकते हो, या सिंपल बिना एरो मार्क के भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, ये वेक्टर ये वेक्टर। अब एंगल देखते हैं, क्या ये साइन थीटा इन दोनों के बीच में एंगल था, आर और डीएल के बीच में। तो यहाँ पे देखें आर वेक्टर था पोजीशन और एक था डीएल,
तो दोनों के बीच में ही तो है एंगल, तो दोनों के बीच में होगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो dp इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब, r स्क्वायर था एक r, ये हो गया तो कितना हो गया r क्यूब। तो ये ध्यान रखेंगे वेक्टर फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, r क्यूब, और अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वही सेम राइट हैंड थंब रूल, डीएल डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, जिधर पोजीशन वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में। जैसे हम ऊपर की तरफ करंट में एलिमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, अपनी फिंगर को राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो ऐसे कर्ल करेंगे देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इनवर्ड, क्योंकि हमारा जो थंब जाएगा वो किधर जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे ये था बायोट-सावर्ट्स लॉ। फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट जो बॉक्स में कर रखे हैं। मैग्नीट्यूड चाहिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, और वेक्टर के टर्म्स में चाहिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। तो ये था बायोट-सावर्ट्स लॉ। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, ये आगे इसकी एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट। बोर्ड में ये मान के चलें कि इससे बहुत ज्यादा चांसेस है पूछने की इसकी एप्लीकेशन से। क्लियर हुआ। अब इसी का एक नोट पॉइंट हम यूज कर लेते हैं कि बायोट-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 में। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो करंट डेंसिटी हमें पता चला था कितना था, करंट अपॉन में एरिया के टर्म्स, ये करंट अपॉन में एरिया था। अब यहां से हम इसको बायोट-सावर्ट्स लॉ में कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे एनालिसिस करें इसका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें आइडियल है वहां पे डीएल, आई भी है करंट भी है, तो मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया डीएल से, और यहाँ पे भी क्या कर दिया डीएल से। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये क्या बन गया स्मॉल वॉल्यूम, क्योंकि आपने लेंथ को कम लिया है, तो ये जे, और यहाँ पे आई डीएल तो है ही, और यहाँ पे क्या बन गया वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, क्योंकि आपने लेंथ, एरिया कंप्लीट होगा, लेंथ स्मॉल ली है तो वॉल्यूम भी क्या आएगा स्मॉल। सो आइडियल कैन रिप्लेस बाय जे इंटू में डी। करंट डेंसिटी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इस आइडियल की जगह इस वाले फॉर्मूला में dp था मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और वहां पे I था, यहाँ पे भी I था, बट आइडियल इस पूरे की जगह, आइडियल इस कंप्लीट की जगह में क्या लिखना है JDV। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्केलर क्वांटिटी आउटसाइड में, वेक्टर क्वांटिटी इनसाइड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I की जगह क्या लिखेंगे dV, और यहाँ पे क्या था DL की जगह करंट डेंसिटी इनटू में R वेक्टर अपॉन में R। ये किसके टर्म्स में आ गया, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। कभी एक स्पेशल पॉइंट पूछा जाए तो, अदरवाइज वही फॉर्मूला है, वही आपको याद रखना है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा एक नोट पॉइंट और देख लेते हैं, कई बार आपसे चार्ज एंड वेलोसिटी के टर्म्स में भी पूछ लेता है। सेकंड अगर हम नोट पॉइंट देखें, इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और चार्ज के टर्म्स में पूछ लेता है कई बार। तो हमें ये पता है आइडियल को रिप्लेस करना है, तो आइडियल आपको पता ही है। अब मैं ये कहूं कि करंट तो जाहिर है इसमें स्मॉल एलिमेंट के थ्रू है, तो यहाँ पे चार्ज गए Q, लेकिन कितना टाइम लेके स्मॉल लेंथ को कवर करने में, वेरी स्मॉल टाइम। तो यहाँ पे हम करंट को क्या लिख सकते हैं चार्ज अपॉन में टाइम, बट स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा dt इनटू में dl।
क्लियर हुआ पॉइंट? तो dl अपॉन dt स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन स्मॉल टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? q इंटू में v, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइडियल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? q इंटू v से, वहां पे रिप्लेस करते हैं उसी फॉर्मूला में। dp इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नोट अपॉन में 4 पाई i स्केलर क्वांटिटी पहले, वेलोसिटी इनटू में r अपॉन में r क्यूब टर्म्स ऑफ। तो इसका मतलब कई बार स्पेशल पॉइंट पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में या कोई एक्सटेंडेड फॉर्म में, अदरवाइज इनका यूज नहीं है। आपको दो फॉर्मूला याद करने, मैग्नीट्यूड के लिए आर स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, और वेक्टर क्वांटिटी है तो अपॉन में आर क्यूब आएगा। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से या करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करेंगे बायोट-सावर्ट लॉ से। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। 3 एप्लीकेशंस है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।